चलिए, तो इकोनॉमी के हम लोग लगभग लास्ट स्टेज में हैं और आज हम लोग भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला खंड देखेंगे। तो आज जो हमारा खंड है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला खंड है। हाँ जी, सबको आवाज़ जा रही है, ये मुझे भी पता चल रहा है। अब हम लोग अब भुगतान संतुलन वाला खंड देखने वाले हैं और आज हम लोगों का जो लेक्चर है वह उसी पर आश्रित है और इस लेक्चर से हम लोगों को ढेर सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग अ, सबसे पहले आज के इस क्लास में हमको पढ़ना क्या है इसको हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, यानी भुगतान संतुलन किसको कहते हैं। सबसे पहले इसको सीख लेंगे कि भुगतान संतुलन किसको कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये क्या है, तो सबसे पहले तो इसको जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वह हम देखेंगे दूसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा दैट इज एक्सचेंज रेट किसको कहते हैं। और इसी भुगतान संतुलन में हम ये जानेंगे कि एफडीआई किसको कहते हैं, एफआईआई किसको कहते हैं, ये इसी में समझेंगे। और इसी भुगतान संतुलन में समझेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार संतुलन किसको कहते हैं। व्यापार संतुलन, जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये क्या है इसको भी हम इसी में सीखेंगे और इसी में समझने की कोशिश करेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, व्यापार संतुलन हम किसको कहते हैं, ये समझेंगे। एक्सचेंज रेट समझेंगे। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है मुद्रा विनिमय दर, करेंसी एक्सचेंज रेट। मुद्रा विनिमय दर क्या है, और इससे कल वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उससे हमको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। जो हम प्लानिंग में पढ़ रहे थे उससे हमको कुछ यहाँ से कुछ मिलेगा कि डिवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, उसका एक आइडिया आपको इस एक्सचेंज रेट से लगेगा। ठीक है, तीसरा विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज। विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। उसके बाद देखेंगे कि करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, मुद्रा की परिवर्तनीयता क्या है। मुद्रा परिवर्तनीयता क्या है। मुद्रा की परिवर्तनीयता क्या है। तो हम ये देखेंगे कि मुद्रा की परिवर्तनीयता हम किसको कह रहे हैं, और इसी में ढेर सारे जुड़े मुद्दे जैसे ट्रेड वॉर, ये सब समझ में आ जाएगा। एक बार अगर आप इस चीज को पढ़ लेंगे ना तो फिर उसके बाद आपको ज्यादा समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो क्या इसमें से ऐसे लोग हैं जो इस चीज के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले तो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको कहा जाता है। क्या ऐसे लोग हैं
जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझते हैं? कोई है तो बताइए, तब तक मैं आपके कमेंट को ऑन करूं। ये भी तुरंत अचानक से ऑफ हो गया। जी। कहाँ गया, बताइए, किसी को पता है? बस 1 मिनट दीजिए ये। यस, अब आ गया। हाँ, तो क्या है? चलिए, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, सबसे पहले देखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखिए, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जिसको हम भुगतान संतुलन कह रहे हैं, एक्चुअली क्या है? जब हम बात जब हम बात देश के अंदर की करते हैं, तो हम कहते हैं कि चलो मान लो ये हम इंडिया के अंदर की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर में जो भी खर्चा, जो भी इनकम होता है, इसको हम किससे देखते हैं? इसको हम देखते हैं बजट से। किससे देखते हैं? बजट से। लेकिन एक देश का, एक देश है, मान लो इंडिया है। अब यहां का मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ, या इंडिया का यूएस के साथ, इंडिया का सऊदी अरेबिया के साथ। इंडिया का एक देश का दूसरे देश के साथ जो लेन देन होता है, उसको तो हम नहीं देखते। एक देश का दूसरे देश के साथ क्या क्या लेन देन हो सकता है? मान लो एक देश से वस्तु दूसरे देश में जा सकती है, एक देश से सेवा दूसरे देश में जा सकती है, यानी गुड्स और सर्विसेज एक देश से दूसरे देश में जा सकता है, दूसरे देश से पहले देश में आ सकता है। जैसे हम भी कुछ इनको भेज सकते हैं, ये भी हमको कुछ भेज सकते हैं।
हम इनको मान लेते हैं कि शाही लीची भेजते हैं, वो हो सकता है हमको कोयला भेज दे। तो एक देश का दूसरे देश के साथ जो ये लेन देन है, दूसरा और क्या कर सकते हैं हम, हो सकता है एक देश दूसरे देश में कुछ निवेश कर दे, दूसरा देश पहले देश में कुछ निवेश कर दे। तो ये एक देश का दूसरे देश के साथ जो लेन देन होता है, इसको कहते हैं हम, इसको भी तो कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक देश का दूसरे देश के साथ जो लेन देन है, एक देश के निवासियों का दूसरे देश के निवासियों के साथ जो लेन देन है, इस लेन देन को तो भी कहीं पर दर्ज करना पड़ेगा कि भाई अमेरिका से अमेरिका से कितना माल हमारे पास आया और उसके चलते हमने कितना पैसा उनको पे किया, और भारत से अमेरिका में कितना गया और अमेरिका ने हमको कितना पे किया। तो ये सारा कुछ तो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। इस रिकॉर्ड जो मेंटेन होता है, इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी एक देश का दूसरे देश के साथ जो भी लेन देन है, उस लेन देन के रिकॉर्ड को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो तुरंत रेज करो, तुरंत, बिना किसी डिले के। एक वित्तीय विवरण जो एक निश्चित अवधि में, यस बिल्कुल, आशु झा ने बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप ऐसे ही लिखेंगे, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं बीओपी। इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? बीओपी। तो बीओपी का मतलब क्या हुआ? किसी देश और बाकी दुनिया के बीच एक निश्चित टाइम पीरियड में, तो किसी देश और बाकी दुनिया के बीच एक निश्चित अवधि में कोई एक टाइम पीरियड ले लो, मान लो 1 वर्ष, ऐसा टाइम पीरियड ले लो, ठीक है। एक निश्चित अवधि में सामान्यतः 1 साल, सामान्यतः 1 वर्ष, एक निश्चित अवधि में हुए सभी आर्थिक लेन देन में हुए, एक निश्चित अवधि में हुए सभी आर्थिक यानी पैसों का लेन देन, सामान का नहीं, पैसा। अब ऑब्वियसली बात है कि सामान का, जब उनके यहां से हमारे पास सामान आएगा तो हम उनको पेमेंट करेंगे, और हमारे यहां से उनको जब सामान जाएगा तो वो हमको पेमेंट करेंगे। तो यहां पर पैसे का लेन देन है, ठीक है। आर्थिक लेन देन, हुए सभी आर्थिक लेन देन को का रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। का रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। यानी एक तरह से जितना भी पैसा हमारे पास आ रहा है और जितना भी पैसा हमारे से दूसरे देशों में जा रहा है, तो हम ये भारत के लिए सोचेंगे तो हम ये सोचेंगे कि भाई कितना हम पर आ रहा है और हम कितना दे रहे हैं, कितना हमारे पास निवेश आया, कितना हमने किया, कितना हमारे पास जो है वो हमने कितना वस्तुओं के लिए पेमेंट किया या सेवाओं के लिए पेमेंट किया, और कितना दूसरे देश ने हमको पेमेंट किया। क्योंकि जो हम करेंगे वही तो हमारे साथ दूसरा भी कर सकता है। जब यहां कम से कम 2 पार्टी है, ठीक है, कम से कम 2 पार्टी है, मैं हूं और सामने वाला देश है, वो 10 भी देश हो सकता है, 50 देश भी हो सकता है, लेकिन कम से कम तो 2 पार्टी रहेगा। तो मैं कुछ अगर भेजता हूं तो उसके बदले मुझे पैसा मिलता है, तो सामने वाला भी कुछ भेजेगा तो उसके बदले मुझे यहां से पैसा देना पड़ेगा। तो ये आर्थिक लेन देन है, कम से कम 2 पार्टी तो होगा ही,
एक इंडिया होगा तो एक यूएस होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, सऊदी अरब होगा, तो कम से कम दो पार्टी होगा, तो लेन देन तो दो पार्टी के बीच ही होगा। अकेले लेन देन कैसे करिएगा? अकेले लेन देन कर पाइएगा? कभी नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, इट इज अ record of all financial transaction it is the record of all financial transaction made between a country and rest of the world, made between a country and rest of the world, made between a country and rest of the world during a specific period, usually 1 year, during a specific period, usually 1 year, usually 1 year। यहां तक किसी को दिक्कत है? यहां तक किसी को दिक्कत है? अब इसको आप ऐसे देख सकते हैं, कैसे देखिएगा? जैसे अगर देखना चाहे तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लो कि ये इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया का, हम अगर पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, इसमें हम कोई स्पेसिफिक क्षेत्र की बात नहीं कर रहे, आप कोई स्पेसिफिक क्षेत्र भी सोच सकते हैं। अब मान लो ये विश्व है, ठीक है। तो भारत का जो भी लेन देन रहा, मान लेते हैं भारत का यूएसए से जो भी लेन देन रहा, भारत का कनाडा से जो भी लेन देन रहा, भारत का अगर हम देख रहे हैं तो मान लीजिए भारत का ब्राजील से जो लेन देन रहा, या भारत का अर्जेंटीना से जो लेन देन रहा, तो जो भी लेन देन है, भारत का रसिया से जो लेन देन रहा, तो जो भी लेन देन है उस लेन देन का पूरा रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। लेन देन कहने का मतलब है कि हम भी हो सकता है कुछ पैसा उनको दिए हों, और हो सकता है वो भी कुछ पैसा दिए हों। तो फिनेंशियल रिकॉर्ड तो बोल ही दिए, देयर जस्ट माई सेल्फ, कि आर्थिक लेन देन, वित्तीय पैसे का लेन देन। हमने भी कुछ पैसा दिया हो, उन्होंने भी कुछ पैसा दिया हो। अब पैसा फ्री में तो देंगे नहीं, चाहे तो इन्वेस्ट किए होंगे, चाहे फिर जो वो सामान हमको भेजे होंगे उसका पैसा लिए होंगे। यानी जो उन्होंने एक्सपोर्ट किया होगा उसका पैसा हम दिए होंगे, और हमने जो एक्सपोर्ट किया होगा उसका पैसा वो दिए होंगे। तो इन सारों का लेन देन जो है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इन सारों के लेन देन को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इस चीज को थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है। क्लियर है? इस चीज को थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है। अब बात ये उठता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो मैंने आपको बताया, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन बनाता है? मतलब ये पूरा, चूंकि पूरा जो रिकॉर्ड है इसको मेंटेन करना है,
तो जब पूरा रिकॉर्ड होगा तो एक इस प्रकार की डायरी होगी, इस प्रकार की एक डायरी होगी, इस पूरे रिकॉर्ड में होगी, जिससे ये पता चलेगा, इस डायरी में ये मेंशन रहेगा कि कितना आया और कितना गया। तो इस डायरी में जैसे आपके बीपीएससी के लिए एक फॉर्मेट होता है, ठीक उसी प्रकार इस डायरी का भी अपना कुछ फॉर्मेट होगा, इस डायरी का भी अपना कुछ फॉर्मेट होगा। तो ये जो डायरी का फॉर्मेट है जिसमें ये सारे रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं कि भारत से कितना पैसा गया, भारत के पास कितना पैसा आया, ये सारे रिकॉर्ड्स जो लिखे जाते हैं, इन रिकॉर्ड्स को का जो फॉर्मेट है, इस डायरी का फॉर्मेट कौन दिया है और देश के अंदर इसको कौन लिखता है। ठीक है, मतलब देश के अंदर इसको कौन तैयार करता है और इसको जो तैयार करता है उसका फॉर्मेट किसने दिया है। जैसे बीपीएससी का कॉपी का फॉर्मेट किसने दिया है और उस कॉपी में लिखता कौन है, तो लिखता तो एस्पिरेंट है और कॉपी का फॉर्मेट कमीशन नहीं दिया है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि यहां इसका फॉर्मेट किसने दिया है, तो जो बीओपी का फॉर्मेट है, जो बीओपी का फॉर्मेट है वो दिया किसने है, क्या हो गया ये, जो बीओपी का फॉर्मेट है वो दिया है आरबीआई ने। किसने दिया है, इसका जो फॉर्मेट है, सॉरी, वैश्विक स्तर पर वो दिया है आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। और इसको जो हर राष्ट्र में तैयार किया जाता है, तो इंडिया में जो इसको मेंटेन करता है वो है आरबीआई, भारत में जो इसको मेंटेन करता है दैट इज आरबीआई। हाँ, दो लोगों के देश होगा, अब ऑब्वियसली देश की बात हो रही तो देश के लोगों के बीच भी होगा। ठीक है, हम अगर निर्यात करेंगे और सामने वाली किसी कंपनी को करेंगे तब तो यहाँ लोग आ गए ना, हमारे देश के लोग जो निर्यात कर रहे हैं और उनके देश के लोग जो आयात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लोग भी आ सकता है। जब दो देश आ गया तो लोग भी आ जाएंगे। ठीक है, देश के अंदर ही तो लोग हैं। तो इसको किसके द्वारा तैयार किया जाता है, आरबीआई के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। और इसका फॉर्मेट किसने दिया है, क्योंकि फॉर्मेट दिया होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उस फॉर्मेट पर आरबीआई लिखता होगा कि भारत में कितना आया और भारत से कितना गया। ये एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, जितने सारी चीज होती हैं सारों को डॉलर में प्रस्तुत किया जाता है, सारे के सारे चीजों को हम डॉलर में प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा जो भी चीज, जो भी पैसा, ध्यान रखेंगे वस्तु नहीं। ठीक है, जैसे हम अगर किसी चीज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमसे वस्तु जा रही है, वो नहीं, हमको ये देखना है कि हमारे पास पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसे मान लेते हैं कि भारत ने सोयाबीन का एक्सपोर्ट किया ऑस्ट्रेलिया को, तो वस्तु तो चला गया लेकिन पैसा किसके पास आया, भारत के पास। तो जो भी चीज, जो भी पैसा इनकमिंग है यानी आ रहा है, उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, जो भी पैसा हो। और जो भी पैसा हमसे जा रहा है वह, उसको हम नेगेटिव लिखेंगे। तो पैसा आना यानी जो भी पैसा आ रहा है, इनकमिंग जो भी है, वो पॉजिटिव लिखा जाएगा यानी क्रेडिट में। तो जो फॉर्मेट दिया है आईएमएफ ने, उस फॉर्मेट में जो भी पैसा इंडिया में आया वो पॉजिटिव लिखा जाएगा, जो भी पैसा इंडिया से गया वह नेगेटिव लिखा जाएगा। ऐसे ही सारा देश लिखेगा। अगर यूएसए में जो पैसा आएगा वो पॉजिटिव लिखेगा, यूएसए का बैंक जो फेडरल बैंक है, और यूएसए से जो पैसा जाएगा वो नेगेटिव लिखा जाएगा। ठीक है, तो और दूसरा आउटगोइंग, आउटगोइंग किसमें होगा, नेगेटिव। पैसे का आउटगोइंग है ये, ध्यान रखिएगा। ये जो है ये मॉनेटरी आउटगोइंग है, वस्तुओं का नहीं, पैसा का। ये मॉनेटरी आउटगोइंग नहीं है, ये पैसों का आउटगोइंग है। क्लियर है, यहां तक किसी को दिक्कत? तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलिए, तो मैं इसी चीज को थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। अब देखिए, यहां पर यही बात लिखी हुई है। क्या लिखा है देख सकते हैं आप, यहां पर यही बात लिखा है कि पूरे विश्व का भुगतान संतुलन 0 होता है। इसको अभी हम देखते हैं, इस लाइन को देखते हैं, इसके अलावा देखते हैं आगे। तो
इसको आरबीआई के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। आरबीआई देश की केंद्रीय बैंक के द्वारा इसको तैयार किया जाता है और इसका फॉर्मेट आईएमएफ के द्वारा दिया हुआ है। इसके फॉर्मेट को किसने दिया है? आईएमएफ ने। ठीक है, ये दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, ये देखिए यहां पर इंग्लिश में है। इच स्टैटिस्टिक्स यानी इच जो भी आंकड़ा है उसको डॉलर में दिखाया जाता है। सारा इनकमिंग आउटगोइंग किस में दिखाएंगे हम? डॉलर में। ठीक है, ये आईएमएफ ने बोला हुआ है। और जो पैसा आता है और पैसा जाता है, तो जो आएगा वो पॉजिटिव, जो जाएगा वो नेगेटिव। तो पैसा जाना नेगेटिव में प्रस्तुत किया जाता है और पैसा आना वो पॉजिटिव में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो जो पैसा जाना है इसको जाना लिख सकते हैं, इनकमिंग या आउटगोइंग। तो यहाँ इन आउटगोइंग लिख लीजिए और एक में इनकमिंग लिख लीजिए। तो मनी गोज जो होगा वो डेबिट यानी निकल गया। ठीक है, अब एक यहां पर सवाल ये है कि पूरे विश्व का भुगतान संतुलन 0 होता है, ये हम कैसे समझेंगे? पूरे विश्व का भुगतान संतुलन 0 है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ये कैसे संभव है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखिए, अब यहां पर हम जो है वह एक एक्स्ट्रा ये ऐड करते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए पूरे विश्व का कैसे। अब जैसे मान लेते हैं कि इंडिया से जो भी गया, ठीक है, मान लेते हैं जो भी पैसा यूएस में गया, ठीक है, और मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में गया, तो इंडिया से जो भी जाएगा उसको हम किस में लिखेंगे? नेगेटिव में, क्योंकि हमसे ये पैसा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि यूएस, इंडिया से यूएस में मान लेते हैं कि 100 रुपया गया, तो हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे क्योंकि ये हमसे जा रहा है। और ये इसको किस में लिखेगा? क्योंकि इसके पास आ रहा है तो ये इसको किस में लिखेगा? $100 में। हम इसको नेगेटिव में, ये इसको पॉजिटिव में। ठीक है, मान लेते हैं किसी वस्तु का ही एक्सपोर्ट हमने करा है, तो हम नेगेटिव में मतलब इंपोर्ट करा है। तो अगर हमने किसी यूएस से कोई वस्तु मंगवाया है तो उसका हमने पेमेंट करा, तो हम $100 माइनस में लिख दिए, और अमेरिका को पैसा वो मिला तो उसने $100 पॉजिटिव में लिख दिया। ठीक है, अब सोचिए, अब यहां देखिए, मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया से कुछ मंगवाया है। ऑस्ट्रेलिया ने मान लेते हैं इंडिया से सोयाबीन मंगवाया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने मान लीजिए कि $200 का सोयाबीन मंगवाया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने उसके लिए $200 पे किया होगा। ठीक है, $200 पे किया होगा, और इंडिया को $200 मिला होगा। ठीक है, $200 मिला होगा, ऐसा हुआ होगा। तो जितना भी आपको लेन देन करना होगा, तो अगर एक के पास पैसा आया होगा, अगर एक पॉजिटिव लिखेगा तो दूसरा नेगेटिव लिखेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कुछ दिया, तो मैं अगर आपको दे रहा हूं तो आप पॉजिटिव लिखेंगे, मैं किस पे लिखूंगा? नेगेटिव लिखूंगा। ऐसा ही होगा, ऐसा समझिए। सिंपल एक एग्जांपल के माध्यम से जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अभी जब दिखाऊंगा तो तुरंत दिमाग में घुस जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको ये 1000 रुपए दिए, मान लो इसको डॉलर मान लो, 1000 रुपए मैंने आपको ये दिए। ठीक है, आप किस में लिखेंगे? पॉजिटिव में। मैं किस में लिखूंगा? मेरे से निकल गया, मैं किस में लिखूंगा? नेगेटिव में। तो वही है, अगर इंडिया के पास पैसा आएगा तो पॉजिटिव, जाएगा तो नेगेटिव। तो वही इंडिया ने यहां पर करा है। ऑस्ट्रेलिया ने मंगवाया था तो ऑस्ट्रेलिया के पास से पैसा गया, इंडिया के पास पैसा आ गया। अब पूरे वाई इंपोर्ट इज इंटर्ड नेगेटिव, क्योंकि इंपोर्ट के चलते हमको पैसा देना पड़ता है, इसीलिए हम नेगेटिव लिखते हैं, और इसका फॉर्मेट हमने नहीं, आईएमएफ ने दिया है। इंपोर्ट जब कोई आइटम हम करेंगे तो उसके लिए हमको पैसा देना पड़ेगा। अगर हमारे यहां यूनाइटेड स्टेट्स से कोई सॉफ्टवेयर आएगा, यूनाइटेड स्टेट्स से कोई हार्डवेयर आएगा, यूनाइटेड स्टेट्स से हमारे यहां कोई मिनरल्स आएगा, कुछ भी आएगा, तो अगर आएगा तो हमारे पास आ रहा है तो वस्तु तो आ रही है, लेकिन हमको पैसा देना पड़ रहा है। तो हम जब देंगे ना पैसा,
तो उसको नेगेटिव में लिखेंगे, और जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि पैसा आया है या पैसा गया है, हमको बस यही चीज को देखना है। अगर पैसा आया है तो हम पॉजिटिव, गया है तो हम नेगेटिव। अगर मान लेते हैं कि वॉलमार्ट ने इंडिया में फ्लिपकार्ट को खरीदा, तो वो पैसा हमारे पास आया। अगर पैसा कैसे भी आए, अगर हमारे पास पैसा उधारी से आए, हमारे पास पैसा निवेश करके आए, जैसे भी आए हम उसको पॉजिटिव ही लिखेंगे, और जैसे भी जाए हम उसको नेगेटिव ही लिखेंगे। ठीक है सर, जा तो रहा है, नेगेटिव क्यों होगा? अरे भैया, पैसा दोगे पॉकेट से तो क्या चीज होगा? पॉजिटिव होगा। अरे भाई, पैसा देखना है यहां पर कि आपसे पैसा का फ्लो हुआ कि नहीं हुआ, ये चेक करना है आपको, तभी ना रिकॉर्ड मेंटेन होगा। आपको यहां वस्तु नहीं देखनी, पैसा देखना है, पैसा आया कि गया, बस इतना चेक करना है, और इसके ज्यादा कुछ नहीं चेक करना है आपको, तभी तो लेन देन का पता चलेगा। ठीक है, आप जैसे बोलते हैं कि भाई मेरा महीने में 1,000 खर्च हो गया सब्जी में, तब काहे बोलते हैं? फिर नहीं बोलना चाहिए आपको कि 1,000 खर्च हो गया, फिर तो आपको ये बोलना चाहिए कि हम तो सब्जी ले आए, हो गया। काहे सोचते हैं फिर? क्या सोचते हैं हम? इसका मतलब हम सोचते हैं कि हमारा पैसा कितना निकला सब्जी में, तो उसके बदले आपको वस्तु तो मिलेगा ही ना भाई। फ्री का यहाँ पर बपौती थोड़े चल रहा है कि आपको ऐसे ही मिल जाएगा कोई चीज। तो जब भी कोई पैसा आप दे रहे हैं, मतलब उसके बदले आपको कुछ मिल रहा है, लेकिन पैसा को सोचना है। ठीक है, तो यहां पर आप अब जोड़िए पूरे विश्व का बैलेंस ऑफ पेमेंट जोड़िए। मान लेते हैं मैंने 3 देश का ही लिया, अब इसको जोड़िए, तो जोड़िए, माइनस पूरे विश्व का जोड़ना है, -100 + 200 + 100 - 200, कितना हो गया? 0। पूरे विश्व का बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। पूरे विश्व का बैलेंस ऑफ पेमेंट 0 होगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। आपको क्यों सर? अरे भाई, मान लो हम और आप 2 कंट्री हैं। अभी मैंने आपको 1,000 दिया, तो आप इसको किस में लिखे? पॉजिटिव में। हम इसको किस में लिखे? नेगेटिव में। दोनों को जोड़ दो, तो आप पॉजिटिव में लिखे हैं 1,000, मैं नेगेटिव में लिखा हूं 1,000, दोनों को जोड़ दोगे तो 0 ही होगा ना, क्योंकि एक लोग इसको पॉजिटिव में लिखता है और एक लोग इसको नेगेटिव में लिखता है, इसीलिए अल्टीमेटली यह 0 हो जाता है। इस कारण से ही ये अल्टीमेटली 0 हो जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया बात? तो अब समझ में आया कि ये क्या है मामला। चलिए, अब अगला जो है वो हम इसमें देखते हैं। अब देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 खाता होता है। ठीक है, यानी मान लेते हैं कि ये पूरा रिकॉर्ड है, ये पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ठीक है, अब इसमें 2 खाता होता है, जैसे हमने बजट में देखा था कि एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। ठीक है, तो इसीलिए इसमें 2 खाता होता है। एक खाता में, और ऑब्वियस सी बात है कि 2 खाता है और इसमें हम लेन देन का रिकॉर्ड ही रखते हैं। एक खाता, दूसरा खाता, मान लो ये 2 खाता है, चाहे इसको 2 अलग अलग किताबें मान लो, ये ऐसा 2 अलग अलग किताब। ठीक है, एक खाता दूसरा खाता, दोनों को मिला करके कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो इन दोनों खातों में अलग अलग ट्रांजैक्शंस लिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम बीओपी की बात करें तो इसमें 2 खाता होता है। एक खाता को हम कहते हैं करंट अकाउंट, क्या कहते हैं? करंट अकाउंट। और दूसरे खाते को हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट, क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट।
एक खाता को कहा जाता है चालू खाता और एक खाता को कहा जाता है पूंजी खाता। और होगा क्या, सारे में लेन देन का रिकॉर्ड ही होगा और कुछ नहीं होगा। सारे में लेन देन का रिकॉर्ड ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। अब जो चालू खाता है उसमें क्या याद रखना है, उसमें याद रखना है जीएसआईटी, ठीक है, या फिर जीएसटीआई। इसमें क्या याद रखना है, जीएसटीआई। इसको याद रखेंगे तो काम खत्म, ठीक है। अब अगर देखें तो इसमें अगर हम ध्यान रखेंगे तो जैसे जो भी, जी का मतलब है जो भी वस्तु, जी का मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, जी का मतलब क्या हुआ, वस्तु, गुड्स। जी का मतलब हुआ गुड्स, ठीक है। और उसके बाद एस का मतलब सेवा, सर्विसेज। ये क्या हो रहा है, जी का मतलब वस्तु, एस का मतलब सेवा, ठीक है। टी का मतलब ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम पढ़े थे, याद है ट्रांसफर इनकम, याद है ट्रांसफर इनकम, नहीं याद है, किसको याद है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का मतलब हो गया सेकेंडरी इनकम, याद होगा पहला क्लास में, यानी वैसा इनकम जो बिना कुछ किए मिलता है, जैसे रेमिटेंस, जैसे डोनेशन, जैसे गिफ्ट, ये सब याद है, ये वही है, ठीक है। तो ट्रांसफर इनकम जैसे प्रेषण, रेमिटेंस, जो बिना कुछ किए मिलता है, याद आ रहा है, मैंने बताया था पहली क्लास में कि वैसा इनकम जो बिना कुछ किए मिलता है। अब जो नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, उनको तो भैया पहला वाला क्लास पढ़ना पड़ेगा। दूसरा गिफ्ट, तीसरा डोनेशन। इसको हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं या फिर हम इसको सेकेंडरी इनकम भी कहते हैं, ठीक है, सेकेंडरी इनकम भी कहते हैं। क्लियर है। चौथा, चौथा क्या है, प्राइमरी इनकम। चौथा क्या है, प्राइमरी इनकम। प्राइमरी इनकम का मतलब क्या हुआ, जैसे प्राइमरी इनकम आप जानते हैं, लैंड का, लेबर का, कैपिटल का और एंटरप्रेन्योर का, याद है। तो प्राइमरी इनकम में क्या आएगा, लैंड का क्या आएगा, जैसे लैंड का आएगा रेंट। कैपिटल का क्या आएगा, कैपिटल का आएगा इंटरेस्ट। अरे कैपिटल का आएगा इंटरेस्ट, लैंड का रेंट, कैपिटल का इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योर है उसका क्या आएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट में प्रॉफिट आएगा या फिर लाभांश आएगा। और चौथा एक क्या आएगा, लेबर का आएगा वेज। ये चारों चीज करंट अकाउंट में शामिल होती है। वह चारों चीज जो है वह करंट अकाउंट में शामिल होती है। तो आपको याद है ये वाला सेकेंडरी इनकम, याद आया। ये सेकेंडरी इनकम इसमें याद आया। द्वितीयक आय, द्वितीयक आय याद आया। द्वितीयक आय क्या था, हमने दो प्रकार के आय को बताया था, एक प्राथमिक आय, एक द्वितीयक आय। प्राथमिक आय का मतलब है वैसा आय जिस आय के माध्यम से जब हम कोई काम करते हैं उससे मिलने वाला आय। जैसे अगर आपने किसी को भूमि रेंट पे दी है तो उससे रेंट, भूमि आपने दी है तो उससे आपको रेंट मिला। अगर आपने कहीं लेबर किया है तो आपको उससे वेजेस मिला। अगर आपने कहीं पैसा दिया है तो उससे आपको कुछ इंटरेस्ट मिला। अगर आपने कोई एंटरप्रेन्योरशिप आपने किया है, मतलब आप बिजनेसमैन बने हैं, तो उससे आपको कोई प्रॉफिट या आपको लाभांश मिला, ठीक है। तो लाभांश का मतलब है कि पूरा लाभांश नहीं, ठीक है, क्लियर है। पूरा लाभांश मतलब, लाभांश मतलब एक होता है लाभ, एक होता है लाभांश। लाभांश का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी में आपने
उस कंपनी का मान लेते हैं आपने शेयर खरीदा, तो जब कंपनी मालिक को फायदा होगा तो आपका जितना शेयर होगा उस कंपनी में, उसके हिसाब से वह कंपनी मालिक आपको लाभांश दे देगा। समझ में आया बात? जैसे मान लेते हैं कि एक कंपनी है, उसका 10% शेयर आपने खरीदा, तो उस कंपनी मालिक को जब फायदा होगा तो उस फायदे का 10% आपको वो दे देगा, तो उसको कहते हैं पूरा लाभ नहीं दिया। अगर उस कंपनी मालिक को 500 रुपए का लाभ हुआ तो उसने आपको 500 नहीं दिया, आपको 500 का 10% दिया, यानी 50 रुपए दिया, यानी लाभ का अंश आपको दे दिया। दैट इज लाभांश, डिविडेंड कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये चारों चीजें समझ में आई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देशों के बीच जो भी वस्तुओं का लेन देन हुआ वो यहां पर मेंटेन होगा कि भारत ने कितने देशों के साथ वस्तुओं का लेन देन किया, यानी कितनों को एक्सपोर्ट किया और कितनों से इंपोर्ट किया, वो यहां मेंशन होगा। भारत ने कितने देशों के साथ सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट किया। हमने मान लेते हैं सर्विसेज का एक्सपोर्ट 200 रुपए का किया और मान लेते हैं सर्विसेज का इंपोर्ट 150 रुपए का किया, तो हमने नेट कितना किया? +50। ठीक है, तो कितना हमने सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया उसका डेटा हम यहां लिखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमने कितनों को गिफ्ट दिया, हमारे यहां से कितना रेमिटेंस दूसरे देशों में गया। रेमिटेंस का मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे लोग सऊदी अरेबिया गए, वहां से पैसा भेजे, वो पैसा रेमिटेंस होता है। तो हमारे यहां भी ढेर सारे लोग आए होंगे जो यहां से दूसरे जगह पैसा भेजते होंगे, तो हमारे यहां से भी पैसा भेजते होंगे, उनके यहां से आए होंगे वो भी हमारे यहां पैसा भेजते होंगे। जैसे सऊदी अरब अगर भारत का कोई गया है तो वो भी पैसा भेजेगा, और ऑस्ट्रेलिया कोई भारत आया है, मतलब ऑस्ट्रेलियन अगर कोई भारत आया है तो वो भी अपना पैसा ऑस्ट्रेलिया में भेजेगा। दोनों साइड से होगा, सारी चीजें दोनों साइड से होंगी। अगर हमने कुछ गुड्स भेजा है तो उससे हमने कितना, अगर हमने कोई गुड्स भेजा है तो हमको पैसा मिलेगा, तो सामने वाले ने कुछ गुड्स भेजा होगा तो उसको भी पैसा मिलेगा। यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को शामिल करना है। हमने कुछ गिफ्ट दिया होगा किसी देश के किसी व्यक्ति को, किसी देश के किसी व्यक्ति ने हमको भी गिफ्ट दिया होगा। ठीक है, तो जो हमने दिया होगा वो हम, चूंकि हमसे वो पैसा निकल गया तो हम उसको नेगेटिव में लिखेंगे, कोई हमको देगा तो हम उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। मान लेते हैं हमने किसी को गिफ्ट में दिया, मान लो 50,000 रुपए या $50,000, तो हम नेगेटिव में लिखेंगे क्योंकि हमसे पैसा निकल गया। और अगर किसी ने हमको $80,000 का गिफ्ट दिया तो हम उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही हमारा कोई मान लेते हैं लैंड है, टाटा का मान लेते हैं कोई लैंड है अमेरिका में, उससे उसको रेंट मिलेगा, वो पॉजिटिव में लिखेगा। और अगर विदेश का कोई यहां से रेंट जा रहा है तो नेगेटिव में लिखेगा। हमने किसी को इंटरेस्ट दिया तो पॉजिटिव, किसी ने हमको इंटरेस्ट दिया तो पॉजिटिव, हमने दिया तो नेगेटिव, किसी ने हमको दिया तो पॉजिटिव। कहने का मतलब सिंपल है, यहां पर दोनों साइड से होगा, हम जो देंगे सामने वाला जो हमको देगा, ऐसा मामला है। ये समझ में आया बात? दोनों साइड से है। हमारे से बस ये ध्यान रखना है कि पैसा हमसे गया है कि आया है। पैसा अगर हमसे चला जाएगा तो हम नेगेटिव लिखेंगे, पैसा अगर हम पर आ जाएगा तो हम उसको पॉजिटिव लिखेंगे। यही बस सिंपल इसमें ध्यान में रखना है। तो ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है जी? यस, हमारे पास जो आया उसको पॉजिटिव, जो गया वो नेगेटिव। हमारे पास इंटरेस्ट आएगा पॉजिटिव, गया नेगेटिव। हमारे पास गिफ्ट आए या उसका पैसा आए, तो गिफ्ट का मतलब पैसा सोचना है, तो पैसा आए तो पॉजिटिव, गया तो नेगेटिव। पैसा सोचना होगा। अब ये नहीं कि गिफ्ट आइटम नहीं सोचना है, आइटम को नहीं सोचना, पैसा सोचिए उसका। जैसे हमारा गिफ्ट मान लेते हैं 1 लाख का है, $1,00,000 का, तो हम उसको $1,00,000 अगर हमने दिया है तो नेगेटिव, हमको मिला है तो पॉजिटिव। तो जो हमने देंगे हम वो नेगेटिव होगा, जो हमको मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। सिंपल है इसमें। ठीक है, और इतने सारी चीजों को हम इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने कोई सॉफ्टवेयर सर्विस दिया या कोई हमने कॉलिंग सर्विसेज दिया,
तो अगर हमने कुछ सर्विसेज दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम सर्विसेज अपना बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, तो हम पॉजिटिव लिखेंगे और दूसरा देश नेगेटिव लिखेगा। एक ध्यान रखना है, अगर हम पॉजिटिव लिखेंगे तो दूसरा देश उसको नेगेटिव लिखेगा, और हम अगर नेगेटिव लिखेंगे तो कोई ना कोई देश पॉजिटिव जरूर लिखेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हमसे पैसा निकला होगा तो कहीं ना कहीं तो गया होगा, तो वो पॉजिटिव लिखेगा तो हम नेगेटिव लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है, हम इंडियन पर्सपेक्टिव बात कर रहे हैं, तो हम अगर हम किसी चीज को पॉजिटिव लिखेंगे तो कोई सामने वाला देश उसको नेगेटिव जरूर लिखेगा, ठीक है। जैसा हमने आपको यहां बताया था कि अगर हम इसको पॉजिटिव लिख रहे हैं तो कोई ना कोई देश नेगेटिव लिख रहा है, और हम नेगेटिव लिख रहे हैं तो कोई ना कोई देश इसको पॉजिटिव लिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये हम करेंट अकाउंट के अंतर्गत शामिल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा दोनों तरफ से लेन देन होगा, दोनों तरफ से, ठीक है। इसके बाद अब कैपिटल अकाउंट में क्या क्या शामिल होता है, तो देखिए कैपिटल अकाउंट में हम क्या क्या शामिल करते हैं इसको लिख लेते हैं। तो देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या क्या शामिल होता है, इन्वेस्टमेंट, क्या शामिल होगा, इन्वेस्टमेंट, निवेश। अब ये निवेश दो प्रकार का होता है जिस पे हम आगे आएंगे, एक एफडीआई और एक एफआईआई, ये दो प्रकार का निवेश होता है, एक एफडीआई और एक एफआईआई। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, एफडीआई और एफआईआई हम आगे पढ़ेंगे। तो दो प्रकार का निवेश होता है, एफडीआई और एफआईआई, ठीक है, या फिर एफपीआई, इसी में इसको हम एफपीआई भी बोलते हैं, इसको आगे देखेंगे। तो ये निवेश है, यानी हमारे यहां कोई पैसा लेकर आए तो हम उसको पॉजिटिव में जोड़ेंगे, और हमसे अगर कोई पैसा गया तो हम उसको नेगेटिव में जोड़ेंगे। यस यस आसुझा, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे यहां से कोई पैसा गया, जैसे मान लेते हैं कि टाटा ने जगुआर में मान लीजिए इन्वेस्ट किया यूके में, तो वो हमारे यहां से पैसा चला गया तो हम उसको नेगेटिव में लिखेंगे। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में पैसा लगाया तो हमारे इंडिया में पैसा आया, हम उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है। तो आएगा तो पॉजिटिव, जाएगा तो नेगेटिव, यही एक रूल है इसमें पूरे में, ठीक है। इसके अलावा इसमें दूसरा क्या होता है, एक तो होता है निवेश, दूसरा होता है उधारी, ठीक है, उधारी जिसको हम कहते हैं डेट, क्या कहते हैं, डेट, उधारी। डेट उधारी कहते हैं जिसको। ये बबुआ इसमें का ऐसा आपराधिक तत्व मिल गया है, कुछ अपडेट उपडेट तो करने नहीं ना बोल रहा है हो। चलिए आइए, तो एफआईआई और एफपीआई, ठीक है, और इधर हो गया उधारी, डेट का मतलब उधारी। अब उधारी हो सकता है, कौन ले सकता है उधारी, दो लोग ले सकते हैं, एक कौन, एक ले सकती है सरकार, उधारी दो लोग ले सकता है, एक ले सकती है सरकार जिसको सोवरेन कहते हैं, संप्रभु, और एक ले सकता है कोई निजी संस्था जिसको बोलते हैं इसको एक निजी संस्था का एक शब्द है जिसका नाम है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। क्या नाम है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो ये प्राइवेट बॉडी है। ईसीबी किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, बाह्य वाणिज्यिक उधारी, ये प्राइवेट बॉडी। तो सर उधारी दो लोग ले सकते हैं, और ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिए, ये हम लोग भी ले सकते हैं, सामने वाला भी ले सकता है, मतलब दोनों बात है, समझ रहे हैं बात। जब भी आप बात करेंगे तो कम से कम दो पार्टी होगा। ये मत सोचिए कि हमारे देश की सरकार लेगी लोन या हमारे ही देश के लोग लेंगे लोन, ऐसा नहीं है। हम जब लोन लेंगे या हमारी सरकार जब लोन लेगी या कोई प्राइवेट टाटा अदानी लेंगे तो पॉजिटिव में आएगा जो पैसा आएगा, और हमसे जब कोई लोन लेगा, हमारी सरकार से लोन ले या कहीं और से ले, हमारे प्राइवेट बॉडीज से ले, तो हमसे लेगा तो वो नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो हम लोन लेते हैं या हमारी सरकार लोन लेती है या हमारे प्राइवेट बॉडीज लोन लेते हैं तो पॉजिटिव में आएगा, और ठीक इसके उलट होगा तो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका ने भारत की सरकार से लोन लिया तो वो नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि हमारे यहां से पैसा चला गया, ठीक है।
तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट बॉडी जब ले, जैसे मान लेते हैं अमेरिका में कोई बिजनेसमैन है और वह भारत से पैसा लिया, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। प्राइवेट रहेगा तो ईसीबी, सरकारी रहेगा तो सोवरेन। तो उधार कौन ले रहा है इस पर डिपेंड करेगा। और तीसरा है जो लास्ट है, दैट इज जमा, डिपॉजिट। जैसे मान लीजिए कि भारत के बैंक में आईएमएफ के चीफ ने पैसा डलवा दिया ताकि उनको ब्याज अच्छा मिले, तो हमारे बैंकों में पैसा आया है, हम पॉजिटिव लिखेंगे। और मान लेते हैं कि भारत के कुछ लोगों ने लंदन के किसी बैंक में, यूके के किसी बैंक में पैसा जमा कराया, तो हम उसको नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि हमारे यहां से वो पैसा जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा कम से कम दो पार्टी है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन दो पार्टी तो जरूर है। अगर हमारे पास पैसा आया, चाहे वो जैसे भी आया हो, चाहे वो उधारी से आया हो, दूसरे ने निवेश किया हो वैसे आया हो, या फिर हमने अपना सामान बेचा है वैसे आया हो, जैसे भी आया हो, हम उसको पॉजिटिव लिखेंगे। और पैसा जाएगा, हम उसको नेगेटिव लिखेंगे। और ये दोनों साइड से हो सकता है। उधारी हम भी ले सकते हैं, हमारी सरकार ले सकती है, हमारे टाटा अदानी ले सकते हैं। तो अगर हमारे पास उधारी का पैसा आएगा, हम पॉजिटिव लिखेंगे। और ऐसा भी संभव है कि ऑस्ट्रेलिया का कोई व्यक्ति हमारे देश से उधार ले, या फिर सऊदी अरेबिया की सरकार हमारे देश से उधार ले, हम उसको नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि हमसे पैसा चला गया। किसी भी प्रकार से अगर पैसा आता है तो पॉजिटिव, जाता है तो नेगेटिव। हमारे बैंकों में पैसा जमा हुआ, हम पॉजिटिव लिखेंगे, बाहरी लोगों का, अपने को नहीं, क्योंकि ये दो देशों के बीच है, या दो से ज्यादा देशों के बीच। और हमारे देशों का पैसा कहीं दूसरे में जमा होता है, जैसे मैं अगर अपना पैसा यूके में जमा करता हूं तो वो नेगेटिव लिखा जाएगा, और अगर कोई यूके का व्यक्ति हमारे यहां जमा करता है तो वो पॉजिटिव लिखा जाएगा। यस, ईसीबी का जो ड्यूरेशन अमाउंट जो है वो लंबा छोटा कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक किसी को डाउट है? चलिए अब एक एग्जाम्पल से इधर वाले को समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इधर वाले को समझते हैं। देखिए, हम नेट लिखेंगे। नेट का मतलब है कितना आया कितना गया। तो आया मान लेते हैं 100। जैसे हम नेट कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, नेट कहने का मेरा मतलब है, नेट कहने का मेरा मतलब है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक्सपोर्ट में ही सोच रहे हैं, नेट एक्सपोर्ट, तो नेट कहने का मतलब क्या है, नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, नेट एक्सपोर्ट का मतलब हुआ कि हमने, जैसे नेट कहने का मतलब ये हो गया कि कितना हमने एक्सपोर्ट करा और कितना हमने इंपोर्ट करा, तो ये नेट एक्सपोर्ट कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर वस्तु की बात करें, क्योंकि वस्तु अलग है सेवा अलग है, ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने दूसरे देशों में सारे देशों को मिला लिया पूरे विश्व में, ठीक है, मान लेते हैं कि हमने $100 का एक्सपोर्ट किया है पूरे विश्व में, और हमने एक इंपोर्ट किया है, मान लेते हैं इंपोर्ट किया है $120 का, तो हमारा नेट कितना रहा, -$20। नेट कितना रहा, -$20। तो यही हुआ नेट, मतलब कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया, इसको जो घटा करके, ठीक है सर, पैसा तो उसका है, कोई मैटर नहीं करता, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप उसको आईएमएफ के फॉर्मेट में आपके पास पैसा आया है। अब एक ही चीज बार बार, अंजलि कितनी बार बताऊं, कि आपके पास अगर किसी भी फॉर्म में पैसा आता है, आप उसको पॉजिटिव लिखिए, सामने वाला देश उसको नेगेटिव लिखेगा। तो ये तो हमारे लिए भी है ना, कि अगर हमारे टाटा का पैसा अगर यूके में जा रहा है जगुआर में, तो हम भी तो नेगेटिव लिख रहे हैं, वो लिख रहा है, हम भी नेगेटिव लिख रहे हैं। ठीक है, अभी आते हैं उस पर, 1 मिनट रुक जाइए।
नेट कहने का मतलब क्या हुआ? नेट कहने का मतलब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटा दीजिए, पूरा घटा उठा के जो बचेगा वही नेट है। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर आपको दे रहा हूं, जैसे देखिए ये पूरा लिखा हुआ है, आपको एकदम लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने बस बताते समय लिखा है। जैसे मान लीजिए ये देखिए विजिबल, कितने जो वस्तुएं हैं उसके बीच में कितना ट्रेड हुआ है, जो वस्तुएं हैं वह उसके बीच में कितना ट्रेड हुआ। मान लेते हैं भारत का सोच रहे हैं, तो मान लीजिए 2018-19 में -180 है। -180 कहने का मतलब कि गुड्स में हमने एक्सपोर्ट को कम करा और इंपोर्ट को ज्यादा करा। तो अल्टीमेटली जब हम घटाए हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो हमारा कितना आया है? -180। सर्विसेज में कितना आया है? प्लस, यानी सर्विसेज में हमने निर्यात ज्यादा करा है और आयात कम करा है। ठीक है, ये नेट वैल्यू लिखा हुआ है, ये जितना वैल्यू लिखा है वो नेट है, ये सब नेट वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, आयात और निर्यात घटा के हमने सर्विसेज का कितना किया और हमारे पास सर्विसेज का कितना आया, यानी सर्विसेज में हम कितना कमाई किए और सर्विसेज के लिए हमने कितना पे किया। ठीक है, वैसे ही हमारे पास वेजेज का, प्रॉफिट का, इंटरेस्ट का कितना पैसा आया और हमसे कितना पैसा गया। तो अल्टीमेटली हमसे गया ज्यादा, तो हमने उसको माइनस में लिखा। ठीक है, सेकेंडरी इनकम, कितना हमको गिफ्ट मिला, कितना हमको रेमिटेंस मिला, ये हमने पॉजिटिव में किया। कितना हमसे गया गिफ्ट रेमिटेंस का पैसा, वो हमने नेगेटिव में लिखा। मतलब अल्टीमेटली हम निकाले तो हम पॉजिटिव में ही हैं। तो कहने का मतलब यहां से आपको क्या दिख रहा है? इन दोनों से आपको कहने का मतलब एक ही चीज दिख रहा होगा कि हम दो चीजों में पॉजिटिव रहते हैं, यानी सर्विसेज का एक्सपोर्ट हम ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, हम इसमें पॉजिटिव हैं, और इसमें भी हम पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी हम नेगेटिव में हैं। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि दो सब्जेक्ट में आप पॉजिटिव में हैं, दो सब्जेक्ट में नेगेटिव में हैं, लेकिन नेगेटिव हम इतना ज्यादा हैं कि अल्टीमेटली हम नेगेटिव हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम वस्तुओं का इतना ज्यादा आयात करते हैं, वस्तुओं वाले में हम इतना ज्यादा नेगेटिव हैं कि हम दो में पॉजिटिव होने के बावजूद भी इसमें हम इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि हम अल्टीमेटली नेट जो आता है सब कुछ जोड़ जाड़ के, वो हमारा पॉजिटिव नहीं होता। नेट जो करंट अकाउंट है, ये करंट अकाउंट है, नेट करंट अकाउंट बैलेंस हमारा नेगेटिव होता है। नेट करंट अकाउंट हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, नेट करंट अकाउंट कैसा होता है? नेगेटिव। नेट करंट अकाउंट कैसा होता है? नेगेटिव। क्लियर है? नेट करंट अकाउंट नेगेटिव। आप देख लीजिए, तो आपसे अगर कभी कोई पूछे कि भाई एक बात बताइए, हम करंट अकाउंट में, ये जो करंट अकाउंट है इसमें हम नेगेटिव क्यों होते हैं, तो आप कहिएगा भैया करंट अकाउंट में नेगेटिव होने का बातें है। तो बोलेगा कैसे? तो आप कहिएगा कि सर करंट अकाउंट में हम इसीलिए नेगेटिव होते हैं क्योंकि करंट अकाउंट में हम इसीलिए नेगेटिव होते हैं क्योंकि हम इसमें पॉजिटिव हैं, सर्विसेज में हम पॉजिटिव हैं, हम इसमें भी पॉजिटिव हैं, इन दोनों में पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, लेकिन ये इतना ज्यादा हमारा नेगेटिव होता है कि अल्टीमेटली हम नेगेटिव हो जाते हैं। यानी वस्तुओं में हम इतना ज्यादा नेगेटिव होते हैं, वस्तुओं का निर्यात हम बहुत कम करते हैं और आयात हम बहुत ज्यादा करते हैं, जिसके कारण नेट वैल्यू हमारा क्या हो जाता है? नेगेटिव, क्योंकि हमारा पैसा बहुत चला जाता है और आता बहुत कम है। तो इस कारण से ही अल्टीमेटली हम नेगेटिव में हो जाते हैं। आपको यहां पर भी देखिए वही चीज है, सेम चीज है, इन दोनों वर्षों में आपको सेम चीज दिख रहा है, दोनों वर्षों में सेम चीज आपको दिख रहा है। क्लियर है? यहां पर कोई डाउट है किसी को? अगर डाउट नहीं होगा तो फिर मैं एक दो सवाल आपको करने के लिए दूंगा, अगर डाउट है तो बताइए।
डाउट है किसी को? चलिए, तो एक सवाल जो है वो हम लोग इसमें से देख सकते हैं। तो एक जो सवाल है वो हम लोग इसमें कर सकते हैं। कहाँ गया? देखिए, बताइए। इसी प्रकार से सवाल जो है वह परीक्षाओं में पूछा आपसे जाएगा, सेम तरीके से। सेम तरीके से ही सवाल जो है वो आपसे पूछा जाएगा। अब एक चीज और देखा जाए, देखिए, ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु है, इसको हम विजिबल गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विजिबल गुड्स, यानी दृश्य मदें। विजिबल गुड्स, दृश्य मदें। और जो वस्तु छोड़ करके जो भी है, सर्विस, इनकम, ट्रांसफर, जो भी है, इसको हम कहते हैं इनविजिबल गुड्स, अदृश्य मदें। ऐसा यहां लिखा हुआ है, देखिए। गुड्स में केवल और केवल विजुअल होता है। बाद बाकी सर्विस की बात करें, इनकम की बात करें, ट्रांसफर की बात करें, जो जीएसआईटी हमने बताया, उस जीएसआईटी में जी को छोड़ करके बाद बाकी एसआईटी जो है वह क्या है? वह अदृश्य मदें है। मतलब इसको माना जाता है कि दिखाई नहीं देता है, ऐसा सोचता है। अब यहां ये मत सोचिए कि सर्विसेज तो वास्तव में दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए इसको अदृश्य में लेता है, ठीक है, और इसको दृश्य में लेता है, विजिबल गुड्स, और ये इनविजिबल गुड्स। तो ऐसा भी आपसे सवाल पूछ सकता है, यूपीपीसीएस में 2 बार पूछा कि विजिबल और इनविजिबल गुड्स जो है वह किस तरह का खाता है? तो वो करंट खाते में होता है, इधर वाले में नहीं होता, ये इधर वाले में होता, विजिबल और इनविजिबल। ठीक है, चलिए 1-2 सवाल बनाइए। इसको तो वैसे भी आप जो है वो कर सकते हैं। करंट अकाउंट में क्या आ जाएगा? तो विजिबल गुड्स एंड विजिबल इनविजिबल सर्विसेज। ये देखिए, चलिए ये बनाइए। ये क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट। इसी प्रकार से सवाल पूछा जाता है, अकाउंट को याद रख लेना है, इसलिए मैंने आपको जीएसआईटी बताया, जी विजिबल, बाद बाकी इनविजिबल। क्या हो जाएगा ये? सोवरेन डेप्ट किस में आता है? डेट और लोन्स में। ये सब पीवाईक्यूज हैं जो पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं।
चलिए, तो ये हो जाएगा करंट, सॉरी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, अब चालू खाता घाटा का कारण क्या है? तो मैंने आपको बताया, वस्तुओं का हम आयात अधिक करते हैं और प्राथमिक आय में भी हम नेगेटिव है, तो प्राथमिक आय का नकारात्मक होना भी एक कारण है जिसके कारण हम अल्टीमेटली नेगेटिव में चले जा रहे हैं। यानी ये दो चीज जो है वो हमारी नेगेटिव में है जिसके कारण हम नेगेटिव में चले जा रहे हैं, लेकिन मेन रीजन वस्तु वाला ही है। ठीक है, अब देखिए 2001 से 4 के बीच में हमारा चालू खाता अधिशेष था, मतलब हम उसमें पॉजिटिव में थे 2001 से 4 में। ठीक है, और अभी हाल में 2020 से 21 में भी हम पॉजिटिव में थे। तो ये सोचिए, ये वाला वैल्यू जो है वो हमारा पॉजिटिव में आ गया था। पता है क्यों? तो आप कहोगे सर ये वाला वैल्यू पॉजिटिव में आ गया था, इसका मतलब है कि हम इसमें पॉजिटिव हो गए होंगे, इसमें पॉजिटिव हो गए होंगे। नहीं, हम इसमें नेगेटिव थे लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव में आ गए थे। ऐसा कैसे? तो ऐसा ऐसे था 2001 से 4 में और 2020 से 21 में कि हम वस्तुओं में नेगेटिव थे लेकिन कम नेगेटिव थे, जिसके कारण हम पॉजिटिव में आ गए थे। हम वस्तुओं में नेगेटिव थे ही लेकिन हम कम नेगेटिव थे। जैसे मान लो ये -180 है। ठीक है, ये कितना है? 80 और प्लस 70 152, और ये कितना है? 28। और मान लो हम यहां पर कम नेगेटिव हो जाए, मान लेते हैं कि -100 हो जाए। ठीक है, तो ये कितना होगा? 80 और 70 और 82 कितना होगा? +152। कितना हो जाएगा? +152। और मान लो ये -100 हो गया और ये -28 है, तो कितना हो जाएगा? -128। अल्टीमेटली हम क्या किस में हो जाएंगे? पॉजिटिव में। तो हम इसमें पॉजिटिव में इसलिए आ गए थे क्योंकि हमारे वस्तुओं का जो निर्यात था वह, या फिर वस्तुओं का जो हमारा आयात था वो हमारा कम हो गया था। तो अल्टीमेटली अगर हम सोचें तो हम इसमें नेगेटिव थे लेकिन कम नेगेटिव थे, इसलिए लास्टली हम पॉजिटिव हो गए थे। 2020-21 में रिसेंटली हम पॉजिटिव हुए। इसका कारण है कि कोरोना के समय हमने बाहर से वस्तुओं को कम मंगवाया और हमने निर्यात बढ़ा दिया दवाई वगैरह में, लेकिन बाहर से वस्तु कम मंगवाया, तो अल्टीमेटली हम कम नेगेटिव हो गए। नेगेटिव उस समय भी थे लेकिन कम नेगेटिव थे, जिसके कारण अल्टीमेटली पॉजिटिव हो गए। ठीक है, ये कोरोना के समय हमने किया था। तो अगर देखा जाए तो रिसेंट में अगर हम देखें तो बस हम यहीं पर पॉजिटिव में हैं, बाद बाकी हम हर जगह नेगेटिव में ही आपको दिख रहे हैं। बाद बाकी हर जगह हम नेगेटिव में ही दिख रहे हैं। एक 2001-4 और एक 2020-21। ठीक है, अब अगर हम देखें कि चालू खाते घाटे को कैसे कम किया जा सकता है, अगर ऐसा मेरे मन में सवाल आ जाए कि भाई चालू खाता घाटा को कैसे कम किया जा सकता है, क्या ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम चालू खाते घाटे को कम कर सकते हैं? तो उस तरीके में अगर आप देखेंगे तो इस पर दो तरीका है। एक तरीका है आयात को कम करके, क्योंकि अगर आपको घाटा कम करना है तो चाहे तो आयात कम कर दीजिए या फिर निर्यात बढ़ा दीजिए। तो आयात कम करिए या फिर निर्यात बढ़ाइए, दो ही तरीका है। तो अगर हमने मान लेते हैं कि इसमें हम आयात कम कर दें तब भी हमारा वैल्यू कम नेगेटिव होगा, या फिर निर्यात बढ़ा दें तब भी कम नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से क्या सोचा, इस तरीके से हमने सोचा कि हम आयात को चाहे तो कम कर देते हैं और निर्यात को बढ़ा देते हैं, तो हमारा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और हमारा चालू खाता घाटा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब चालू खाता सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या तरीका है? एक तरीका है तेल का आयात कम कर दो। सही बात है, तेल का हम बहुत आयात करते हैं। सोने का आयात बहुत करते हैं। सोना, ये गोल्ड, सोना बाबू वाला सोना नहीं है, ये वास्तव वाला गोल्ड है। हीरे का भी खूब आयात करते हैं, सब कम कर दो। और निर्यात बढ़ा दो, जीआई टैग दे दो। जीआई टैग जैसे मिथिला मखाना को मिला हुआ है, दार्जिलिंग चाय को मिला है। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब ये टैग जो है ना, वो किसी भी उत्पाद को दिया जाता है जिसमें कुछ खास विशेषता होती है। जैसे ही आप किसी उत्पाद में ये टैग लगाते हैं, उस उत्पाद की मांग इंटरनेशनल लेवल पर भी बढ़ जाती है। नालंदा के सिलाव के खाजा का मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। अभी कुछ दिन पहले वहां पर गया था तो देखा कि ऑस्ट्रेलियन लोग वहां से खाजा खरीद रहे थे। तो जीआई टैग का डिमांड बढ़ जाता है, और जब डिमांड बढ़ेगा तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आपका डिमांड बढ़ा और विदेशों में आप निर्यात करेंगे तो आप पैसा ज्यादा भी ले सकते हैं।
एक तो निर्यात भी बढ़ेगा, पैसा भी ज्यादा आएगा, ठीक है। दूसरा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? यह वैसा क्षेत्र होता है जहां पर अगर आप उत्पादन करेंगे तो वहां पर कर के नियम काफी हल्के होते हैं। कर के नियम काफी हल्के। रूल्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। टैक्स रूल्स आर लैक्स, जिसको कहते हैं। लैक्स मतलब वेरी वेरी इजी, यानी आपसे जो है वह कम, आपसे जो है वह कम जो है वह टैक्स वसूला जाता है। अब देखिए, बिहार में तो एक भी एसईजेड नहीं है, बिहार में एक भी एसईजेड नहीं है। प्रपोज्ड है एक वेस्ट चंपारण में और एक बक्सर में। प्रपोज्ड दो जगह है, एक वेस्ट चंपारण और एक बक्सर, ठीक है। तो बिहार में 2 एसईजेड है। एसईजेड क्या हुआ? जैसे मान लो कि अगर आप बिहार के नॉर्मल जगहों पे उत्पादन करेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में अगर बक्सर में जहां बनाया जाएगा और वेस्ट चंपारण में जहां बनाया जाएगा, वहां पर अगर आप उत्पादन करेंगे तो सरकार आपसे जीएसटी कम लेगी, सरकार आपके अदर टैक्सेस को कम कर देगी, जिससे आप ज्यादा उत्पादन और ज्यादा निर्यात करेंगे और आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, ज्यादा लाभ मिलेगा। ये बेनिफिट है, समझ रहे हैं? ये बेनिफिट। और तीसरा, विदेश व्यापार नीति। तो विदेश व्यापार नीति के माध्यम से हम निर्यात को बढ़ाएंगे। ये हमारा अगला टॉपिक है, विदेश व्यापार नीति। बैलेंस ऑफ पेमेंट और सरप्लस। बैलेंस ऑफ पेमेंट और सरप्लस नहीं होता। बैलेंस ऑफ पेमेंट या तो पॉजिटिव होगा तो उसको सरप्लस बोल देंगे, और नेगेटिव होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में है, क्राइसिस बोलेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट कब पॉजिटिव में होगा, कब नेगेटिव में होगा? जब इन दोनों अकाउंट की वैल्यू, अभी हम आएंगे, दोनों पढ़ कहां रहे हैं, अभी तो दोनों पढ़े ही नहीं है, अभी तो एक एक पढ़ रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दो खाता है, अब इन दोनों खाते की वैल्यू अल्टीमेटली पॉजिटिव आ जाए तो हम बोलेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा पॉजिटिव में है या सरप्लस में है। और इन दोनों खाते की वैल्यू को मिला दें और नेगेटिव आ जाए तो हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नेगेटिव में है और क्राइसिस है। जैसे मान लेते हैं चालू खाता, मान लेते हैं ये हमारा -57 रहा और ये मान लेते हैं +75 रहा। टोटल, इस टोटल को जोड़ करके -57 आया और इस टोटल को जोड़ करके +75 आया, तो अल्टीमेटली हम पॉजिटिव में हैं, तो हम कहेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा पॉजिटिव है। और यही जब नेगेटिव हो जाएगा, मान लो ये -57 है और मान लेते हैं ये -20 हो जाए, तब कितना हो गया भैया? और नेगेटिव हो गया, या +20 हो जाए मान लो, तो कितना हो गया? -57 +20 कितना होगा? -30। यानी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट, चूंकि दोनों खाते को मिला करके हम माइनस में हैं, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होगा। और यही 1991 के समय हुआ था और इस कारण से ही हम उसको बोले थे कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है। किसी ने सवाल पूछा है अभी, इसीलिए कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इसी को कहा जाता है बीओपी क्राइसिस। पॉजिटिव रहेगा तो सरप्लस है, नेगेटिव हो जाएगा तो क्राइसिस है। लेकिन उसमें हम इन दोनों खातों को सोचेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी हम इस खाते में आए ही नहीं हैं, अभी हम बस इसी खाते का पढ़ रहे हैं, अभी हम इसी खाते का खेला कर रहे हैं, अब इधर तो पहुंचे ही नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली यूएस जो टैरिफ लगा रहा है वो उससे इसी में नुकसान होगा ना, क्योंकि इससे हमारा क्या होगा? इससे हमारा आयात का कॉस्ट या निर्यात जो है वो उससे हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्यात हमारा जो है वो महंगा हो जाएगा, तो हमको ज्यादा निर्यात हम नहीं कर पाएंगे, तो हमको बेनिफिट नहीं होगा। और निर्यात अगर हमारा कम हुआ और आयात अगर हम ज्यादा कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हम करंट अकाउंट में नेगेटिव हो जाएंगे। अभी जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे सब मतलब
पागलों का झुंडे बैठ गया है। भाई जो पढ़ा रहे वो ना पढ़ यार, करंट होगा कि विद्वान बनेगा नहीं बनेगा, कहाँ दिमाग, मतलब इस पे दिमाग ही नहीं है कि क्या पढ़ना है। दिमाग ये है कि वो होगा वो होगा वो होगा। अरे इस पे दिमाग लगाओ ना, जो पढ़ रहा है उस पे दिमाग लगाना। इसको भी लपक ले उसको भी लपक ले, काहे पगला रहे हो? होगा तो सूचना मिलेगा। गजबे हाल है। सब चीज चाहिए एक के बारे में। अभी पढ़ो ना, कंसंट्रेशन लूज होता है। वैसे आप खेल रहे हो क्रिकेट और आपसे कोई आकर के पूछ दिया कि भाई व्हाट्सएप में आज मैसेज भेजे थे देखा, कैसा मजा आएगा? वही मामला है। चलिए अब हम देखते हैं विदेश व्यापार नीति। तो विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू है और ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है। भारत को निर्यात केंद्र बनाना, रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, मतलब रुपया जो है, जैसे अभी डॉलर यूज होता है व्यापार में, वैसे रुपया का इस्तेमाल हो जाए। 2030 तक $2 ट्रिलियन का निर्यात करना। डिजिटलीकरण करना कि प्रोसेस अब निर्यातक जो है उसको पता चला अब अगर उसको निर्यात करने के लिए रजिस्टर करना है सरकार में, अब रजिस्टर नहीं हो रहा है तो पूरा प्रोसेस डिजिटल हो जाएगा। निर्यात दायित्व के लिए एक बार माफी योजना, इस पर आते हैं क्या होता है ये। वाणिज्य मंत्रालय या विभाग का पुनर्संरचना करना, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है जो ट्रेड करवाती है, जिसकी जो ट्रेड के लिए जिम्मेदार है, उसको और बेहतर बनाइए ताकि ट्रेड बढ़ सके, व्यापार बढ़े। स्टार ट्रेड हाउस का दर्जा पाने के लिए निर्यात सीमा में 50% की कमी करना। अब इन दोनों चीजों को समझते हैं। एक ये है निर्यात दायित्व। देखिए सरकार ने कहा था कि हम आपको टैक्स में रिलीफ देंगे, ठीक है, सरकार का ये कथन है कि जो भी निर्यातक हैं उनको हम टैक्सेस में रिलीफ देंगे, लेकिन एक सर्टेन निर्यात आपको करना होगा तभी हम आपको टैक्स में रिलीफ देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि हम आपको मिठाई खिलाएंगे, लेकिन मैंने ये कंडीशन दे दिया कि अगर टेस्ट में 100 में 80 आएगा तब खिलाएंगे। यही है बात। सरकार ने कहा कि आप निर्यात करिए, हम आपको टैक्स में रिलीफ देंगे, लेकिन ये रिलीफ तभी देंगे जब आप एक सर्टेन अमाउंट का निर्यात करेंगे। पता चला आप निर्यात करिए नहीं रही, हम आपको टैक्स रिलीफ दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो कोविड के समय, कोविड के बाद का जो प्रभाव था उसके कारण जो कंपनियां थी उन्होंने कहा कि सर कोविड के बाद के प्रभाव के कारण निर्यात जो है वो हम ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि विश्व में सभी देशों में पैसे है नहीं लोगों के पास, तो वो हमसे निर्यात करवा नहीं रहे हैं। तो सर मैं ये चाहता हूं कि आप ना हमको एक बार इसमें माफी दे दें और हमको टैक्स का पैसा वापस कर दें। तो सरकार ने कहा तथास्तु, हम एक बार आपको माफी दे रहे हैं। मतलब अगर आपने एक बार अपने निर्यात दायित्व को पूरा नहीं किया है, जितना हमने कहा था उतना आपने नहीं किया है, फिर भी हम आपको टैक्स में माफी कर देंगे। ये कुछ वैसा ही है कि मैंने बोला 100 में 90 लाओगे तो मिठाई खिलाएंगे, लेकिन सबने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि सर पिछले 1 हफ्ते से लाइट नहीं था, अब आप मेरे को जो 100 में 50 लाया है उसको भी आप मिठाई खिला दीजिए। तो मैंने कहा तथास्तु, एक बार जो 100 में 50 लाया है मैं उसको मिठाई खिला दे रहा हूं, क्योंकि हमारे पास विपरीत परिस्थिति थी, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा। तो यही है वो, ठीक है, यही वो कि निर्यात दायित्व जो भी सरकार ने कहा है इतना निर्यात करना होगा, उस निर्यात दायित्व को अगर पूरा नहीं भी किए हैं तब भी माफी मिल जाएगी। और अगला है स्टार ट्रेड हाउस का दर्जा। यानी बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं ना, व्यापारी होते हैं, निर्यातक होते हैं, जिनको स्टार का दर्जा मिलता है। स्टार का दर्जा कब मिलता है? जब उनके प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाले होते हैं और साथ ही साथ वो एक सीमा में निर्यात करते हैं। जैसे मान लो सरकार ने यह नियम लगाया कि कोई अगर 1 करोड़ का निर्यात करेगा और अच्छे क्वालिटी के सामान का निर्यात करेगा तो उसको हम स्टार दर्जा दे देंगे, ठीक है। तो जैसे ही अगर मान लेते हैं कि मैंने 1 करोड़ का निर्यात किया और मैंने अच्छा निर्यात किया, क्वालिटी वाला किया,
तो मुझे स्टार का दर्जा मिला। स्टार का दर्जा मिलने से क्या फायदा है? फायदा ये होता है कि कस्टम जब आप जाते हैं तो सीमा पे जाते हैं तो कस्टम से आपको ढेर सारा पेपर क्लियर करवाना पड़ता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है जब निर्यात करते हैं। तो जो स्टार वाले होते हैं ना, उनका प्रोसेस तुरंत क्लियर हो जाता है, मतलब एक तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट होता है इनका व्यापार करते समय। तो कहा है कि जितना था उससे 50% में कमी कर रहे हैं, यानी हमारा टारगेट 1 करोड़ का था तो अब 50 लाख कर दे रहे हैं, और 50 लाख तक अगर आप ट्रेड करोगे अच्छी क्वालिटी का तो हम आपको स्टार का दर्जा दे देंगे। पहले 1 करोड़ में मिलता था, अब 50 लाख में मिलेगा। पहले 100 रुपया था, अब 50 रुपए में ही काम हो जाएगा खाली, तब आपको स्टार का दर्जा मिलेगा, तब आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, यही है। अब देखिए इसके 4 स्तंभ थे। एक थे कर माफी, हमारे विदेश व्यापार नीति के, कि हमको टैक्स में रिलीफ चाहिए, इसी टैक्स में रिलीफ का था, वो भी पढ़े हमने, एक बार माफी योजना। साथ ही उभरते हुए क्षेत्र पर फोकस करना है, जैसे ड्रोन। ड्रोन का 2 यूज है, एक हम और आप यूज कर सकते हैं शादी ब्याह में, चमचमाते हुए फोटो खिंचाता है, एक सेना यूज कर सकती है। वैसे सामान के निर्यात पर फोकस करना है। साथ ही साथ कार्य करने के लिए सिंगल विंडो मिले, मतलब ये नहीं कि अब निर्यात करने वाले लोग जो हैं निर्यातक, उनको पता चला कि परमिशन इतना लेना है कि वो बोला भैया हम निर्यात नहीं नौकरी कर लेंगे। और चौथा, हितधारकों का सहयोग, जैसे इसमें आप एम्बेसी के साथ सहयोग करिए। जैसे मान लेते हैं चीन में जो एम्बेसी है भारत की, जो चीन में भारत की जो एम्बेसी है, वहां से पता लगाइए कि भाई चाइना में कौन सी भारतीय वस्तु की मांग ज्यादा है। वो लोग बता सकते हैं क्योंकि वो लोग चाइना में ही बैठते हैं, वो लोग बताएंगे और आप उस चीज का उत्पादन करिए जिससे आपका निर्यात वहां पर बढ़े। तो यही है। तो इसमें आप एक एग्जांपल एम्बेसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, एम्बेसी भी लिख सकते हैं। यहां समझ में आ गया? तो क्या ये पहली बार व्यापार नीति है? नहीं, इससे पहले 2015 से 20 में भी व्यापार नीति आई थी। 2000 और उसका विस्तार 2015 से 20 वाली 5 साल की थी, लेकिन 2023 तक चल गई कोविड के कारण। लक्ष्य था हमारा $900 बिलियन का। कितने का लक्ष्य था? $900 बिलियन निर्यात का 2020 तक, क्योंकि 15 से 20 के ही लिए थी, तो $900 बिलियन हम करेंगे, ये हमारा लक्ष्य था। लेकिन हमने प्राप्त कितना किया? $760 का, और वो भी कब? 3 साल बाद तक। ये लक्ष्य जो है 2023 में है, हमको 5 साल में 900 करना था, 3 साल बढ़ा दिए, फिर भी हम 760 कर पाए। ठीक है, 2023 वाली व्यापार जो है नीति, जैसे पहले की जो व्यापार नीति आती थी ना, तो वैसे आती थी 2015 से 20, 2010 से 15, तो एक एंड डेट होता था। जैसे इसमें भी आप देख रहे हैं एक एंड डेट है 2015 से 23 तक। लेकिन अब जो व्यापार नीति के लिए बात हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो कहा है कि अब इसकी कोई एंड डेट नहीं होगी, मतलब 2023 से, अब ये नहीं होगा कि 2023 से 28 या 2023 से 2030, ऐसा नहीं है। ये रेगुलर चलता रहेगा और अपडेट होता रहेगा। इसीलिए जो मैंने यहां पर आपको बताया, तो इसमें कोई इन डेट नहीं बताया, लिखा इफेक्टिव फ्रॉम दिस, इसका कोई इन डेट नहीं है, उसका कोई इन डेट नहीं है। ठीक है, क्लियर है जी? तो आने वाले क्लास में हम अब इस इकोनॉमी के खंड को समाप्त करेंगे धीरे से, और हमने जो ये जो हमारा टॉपिक बचा है, इसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम इन तीनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन तीनों को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।